वायसी में 50 साल बाद एक मंच पर दिखे दो दिग्गज राजद नेता, वर्तमान विधायक ने दी राजनीतिक कुर्बानी। नमस्कार, आप देख रहे एएफ मीडिया टीवी, मैं आपके साथ मीरा पांडे। वायसी विधानसभा में राजनीति का ऐतिहासिक नजारा उस वक्त देखने को मिला जब 50 साल बाद दो कदावर राजद नेता, पूर्व मंत्री शराजद प्रत्याशी हाजी अब्दुल सुबहान और वर्तमान विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद एक मंच पर साथ नजर आए। इस मौके पर विधायक रुकनुद्दीन अहमद ने महागठबंधन की जीत और बिहार में राजद सरकार के गठबंधन के लिए अपने राजनीतिक जीवन की कुर्बानी देते हुए हाजी अब्दुल सुबहान को समर्थन देने का ऐलान किया। अपने निवास बाजबेरिया में आयोजित विशाल सभा में उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने यह बड़ा फैसला लिया है। रुकनुद्दीन ने कहा कि मैंने तेजस्वी यादव के आह्वान को सर आंखों पर रखते हुए अपनी राजनीति कुर्बान की है ताकि वायसी से राजद भारी बहुमत से जीते। वहीं सभा को संबोधित करते हुए हाजी अब्दुल सुबहान ने विधायक रुकनुद्दीन अहमद के त्याग को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इतिहास में दर्ज होगा कि रुकनुद्दीन अहमद ने पार्टी की एकता के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी। सभा में दोनों नेताओं ने समर्थकों ने आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे को माला पहनाई और राजद को वायसी से विजयी बनाने का संकल्प लिया। 50 साल बाद चरैया और बेरिया की राजनीतिक एकता ने वायसी की राजनीति में नया अध्याय जोड़ दिया है। पूर्णिया जिला के वायसी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल एएफ मीडिया टीवी पर, जहां खबरों को सिर्फ बताया नहीं जाता, दिखाया जाता है जमीनी हकीकत के साथ। हमारा मकसद है हर उस मुद्दे को सामने लाना जो लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। हमारी टीम बिना किसी दबाव के सच्चाई और निष्पक्षता के साथ रिपोर्टिंग करती है। अगर आप भी चाहते हैं बेबाक और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें सच्ची पत्रकारिता के साथ। उस दिन वहां नॉमिनेशन में भले शामिल नहीं हुए, लेकिन इनकी अकलमंदी है कि ये वायसी ऑफिस में रहे और हमको हमारा समधी जो बेंगलोर में हार्ट का ऑपरेशन कराया है, कलाम समधी, वो बेंगलोर में आज तक है। उनका फोन आया हमको जब जुलूस लेके इधर आ रहे थे वायसी पश्चिम चौक की तरफ, हमको फोन करके कहा कि विधायक जी वहां ऑफिस में बैठे हैं, आप उधर से जा रहे हैं तो आप वहां उतर के उनसे मिल लीजिए, उनका भी समर्थन आप ले लीजिए। तो हम इनकार नहीं किए। हमारे कुछ वर्कर हो सकता है कि नाराज हुए होंगे दो चार ठो, लेकिन हमको जरूरत है अभी, और हम सीनियर हैं, हम इनके गार्जियन है एक तरह से। तो गार्जियन का एक किरदार है, कैरेक्टर है कि अपने बच्चों को नाराज न करे, सामने अगर कुछ होता है तो उसको जो है लेके चलने की ताकत रखे। ये हमारा तजर्बा है और ये विधायक जी का तजर्बा है कि सातवां चुनाव वो कुर्बानी दिया है। इस कुर्बानी को हमारा आने वाला नस्ल भी याद रखेगा इंशाअल्लाह। तो आप लोगों को जो हमारे विधायक जी ने उसी दिन नॉमिनेशन के दिन ही ऐलान कर दिए थे, हमारे वहां जाने के बाद, तो उस दिन ही जो है अपना पैगाम ये दे चुके थे। कुछ वर्कर तो लाइन पर थे, लेकिन कुछ वर्कर को गुस्सा था ही, गुस्से में कहीं कुछ बोल रहे थे, कहीं कुछ बोल रहे थे। तो हम चले गए उनके यहाँ। वो क्या किए हैं कि चद्दर पहना है, वो बुके लेके खड़े थे, माला लेके खड़े थे। तो हमको समझ में आ गया कि विधायक जी दिल से वो चाहते हैं कि नहीं हम दल में रहें। दल में रहेंगे तभी ना आगे आने वाले वक्त में फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भी मामला आएगा, जो भी हो सकता है वो होगा। और तेजस्वी यादव ने भी बात की है इनसे, और लालू जी थोड़ा सा बीमार चल रहे हैं, लालू जी से भी बात कराने का जो वादा किया था। तो लालू जी छोड़िए, तेजस्वी यादव भी अभी संचालन कर रहा है, तो तेजस्वी यादव भी इनसे बात कर चुके हैं, जो ये नहीं बता सके। हमको बताए थे कि तेजस्वी का भी फोन आया था। तो हम यही कहेंगे आप लोगों से कि इस चुनाव में हम कहेंगे कि दो फिरका परस्त पार्टियां हैं। ये सुनिए ना चाचा, मेरा चाचा विधायक एक आरएसएस, बच्चे एक आरएसएस द्वारा संचालित है ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अभी उनके जो उम्मीदवार हैं, क्या निशाना किया है, कभी लखनपुर वाले को नहीं पूछा था,
इस बार लखनपुर वाले को बैठा करके, मुस्लिम भाई को बैठा के वो अपना समर्थन लेना शुरू किया। कुछ लोग जो है बहकावे में समर्थन देने का ऐलान भी किया वहां से। एक मीटिंग किए, उस मीटिंग में भी कुछ मुस्लिम भाई जाके तकरीर कर दिए। हम ये कह रहे हैं, हम हिंदू भाई से, कि क्या एमआईएम के स्टेज में कोई हिंदू भाई चढ़िएगा क्या? चढ़िएगा क्या? तो जिस तरह से मुस्लिम भाई के लिए बीजेपी हमारे लिए खतरनाक है, उसी तरह से हिंदू भाई के लिए भी एमआईएम खतरनाक है। ये दो खतरनाक के बीच में हम लोग फंसे हुए हैं। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसका जो हेलीकॉप्टर भी घूमेगा। एक आदमी बड़ा अच्छा सवाल किया था कि जहां हैदराबाद में चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, तेलंगाना में, तो वो 9 सीट में लड़ते हैं, 7 सीट 8 सीट जीतते हैं। जहां लोकसभा उनका है, उसी लोकसभा के अंदर अकबरुद्दीन अवीसी भी एमएलए बनते हैं, उसी लोकसभा के अंदर, तो जहां मुस्लिम आबादी है। बाकी तेलंगाना में वो नहीं लड़ते। जिसकी सरकार बने वहां उस सरकार के साथ बाकी में छोड़ देते हैं, कहीं कुछ नहीं। अब पूरे हिंदुस्तान में उसको, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं 14 से, अचानक वो नमूदार हो गए। नमूदार होके यूपी में घुस गए, यूपी से निकल के बंगाल में घुस गए, बंगाल से झारखंड में चले गए, झारखंड से चले गए बिहार में भी आ गए, बिहार से दिल्ली में चले गए। ये तमाम जगह गए, दिल्ली में हराने में कामयाब हो गया, बंगाल में ही कामयाब हुआ, या झारखंड में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन वो यूपी में कामयाब हो गया। यूपी में योगी अगर आज अगर मुख्यमंत्री है, उसी का देन है, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का देन है। वो जब लोकसभा में बोलते हैं तो कानूनी बात ठीक ठाक बोलते हैं, लेकिन बोलने से वहां नहीं होगा। वहां हमको वोट चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड में, वक्फ के कानून में वोटिंग हुआ, जब बात कीजिए आप, हम बोल रहे हैं, अच्छी बोल रहे हैं, खराब बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, ये बात बेकार है। बहस के बाद वोट होता है। वोटिंग में 231 वोट हम लोगों को, 232 वोट पड़ा हम लोग को वक्फ के, हम लोग के फेवर में, सपोर्ट में। और रुकिए एक मिनट, ए बाबू, एक खिलाने वाले सुनिए, खिलाने वाले एक मिनट रुको, मैंने फिर भगदड़ हो जाएगा। अब मुख्तसर कर देते, खत्म कर देते। तो मैं कह रहा था कि वक्फ के कानून बनाने के टाइम में जो वोटिंग हुआ, उसमें 232 वोट मिला, 273 चाहिए उस बिल को रोकने के लिए। तो बोलने से, तकरीर करने से नहीं रुकेगा, वहां वोट चाहिए। और उस वोट में 232 में उसका एक वोट, 231 वोट दूसरे का, 231 में टोटल वोट मुसलमान का 24 है, और 24 के बाद बचता है 208। 208 गैर मुस्लिम हमारा साथ दिया हुआ 208। ये 208 हिंदू भाई हैं, दूसरे पार्टी के, कांग्रेस के, समाजवादी के और पार्टी के, आरजेडी के भी 4 है। तो ये 208 को भी आप हमसे भगाना चाहते हैं। आपका कह रहा है कि क़यादत में मजबूत कीजिए, क़यादत हम मजबूत करेंगे तो वो 208 भी हमसे चला जाएगा। तो यही कहना था हमारा। कहने के लिए और भी वक्त मिलेगा, इंशाल्लाह कहते रहेंगे, लेकिन आप लोग यकीन जानिए, इंशाल्लाह शुरुआत में हम अजीजम बाबू सैयद रुकनुद्दीन साहब के ही नेतृत्व में काम करेंगे, और आने वाले वक्त में जब धीरे धीरे आप तमाम लोगों से पहचान हो जाएगी इंशाल्लाह, जैसे ये प्यार करते थे आपसे, उससे ज्यादा प्यार हम इंशाल्लाह आप लोगों से करेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और आप गिरिराज से जो कहना चाहता हूं कि आप स्पष्ट करिए कि आप घुसपैठिया किसको कहते हैं, चिन्हित कीजिए, वरना आप ऐसे बदजवानी पर लगाम लगाइए, वरना यहाँ की जनता आपको जवाब देगी, और जवाब देने का वक्त आ चुका है। जवाब हम किस रूप में दें? जवाब हमें अपने नेतृत्व को, महागठबंधन को जिता कर ही एक जवाब होगा। और ये अब्दुल सुभान साहब को आप कामयाब करेंगे तो लगेगा कि जो सरकार बनी है, कि सीमांचल के लोग एक जहती होकर महागठबंधन की सरकार बनाए हैं। ये एमआईएम का जो कैंडिडेट है, ये रहजन और ये हत्या के केस का अभियुक्त है। अनस नाम के लड़के की हत्या हुई थी, वो हमारे गांव से रिलेटेड था। उस केस में मुखिया शमशाद और ये जो एमआईएम के कैंडिडेट हैं, ये अभियुक्त बनाए गए थे। ये महीनों महीना साल भर
लापता थे, आज उस अनस को न्याय नहीं मिल सका। जब से ये जिला परिषद के अध्यक्ष हुए, जिला परिषद के अध्यक्ष का दर्जा एक राज्य मंत्री का दर्जा होता है। 22 विधानसभा वासियों, आप बताइए कि जिला परिषद अध्यक्ष का किस बड़े बड़े प्रोजेक्ट को यहाँ लाकर लॉन्च किया, और जहाँ भी छोटी छोटी कामें किया है, वो एक कहावत है, बाप ड्राइवर बेटा खलासी। आपने काम किया है और बेटा से ठेकेदारी कराया है। किसी भी बेरोजगार के बारे में उसे चिंता का कोई भी चिंता नहीं किया है। आपको सोचना होगा कि ऐसे लोग अगर विधायक बनेंगे, ऐसे लोग अगर विधायक बनेंगे तो कार्यकर्ताओं के हक को मारने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग तो सारे बेरोजगारी है उसको कुचलने का काम करेंगे। तो मेरे भाई, गुजारिश होगा, हम लोग भी जन जन तक जाएंगे इस पैगाम को लेकर। महागठबंधन को कामयाब करना है और ये सुभान साहब को 22 का विधायक बनाना है। और ठेकेदार जो अपनी ठेकेदारी पर बाप और बेटा मिलकर पूरे इलाके को लूटने का काम किया, और उसे लोगों से निजात दिलाना है। क्योंकि अभी वक्त आया है, आप जिला परिषद के 5 साल अध्यक्ष रहे, कितनी सारी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ। और जब बेलगच्छी में उसका मिसाल देखिएगा, डाक बंगला में वो खुद कॉन्ट्रैक्टर था, उसका बेटा ठेकेदारी कर रहा था। तो ऐसे लोगों को आप बेरोजगारों की क्या चिंता होगी, आपके प्लान की क्या चिंता होगी, आपकी कमाई की क्या चिंता होगी। ऐसे लोगों को सत्ता में आने से रोकने के लिए आपको पहल करना होगा। आपको दुहाई देगा, क्या क़यादत, ये सोचने का विषय है। क़यादत आपकी बरेली कर रहा है, क़यादत दारुल नदवा कर रहा है, क़यादत जुमेतुल उलूम कर रहा है, सारे क़यादत कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारा जिंदा है। MIM मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है, ये एक सियासी पार्टी है। आपको गुमराह करके इस देश में मुसलमानों को, आज जो बीजेपी के मजबूत होने का कारण ये पार्टी है, ये हर जगह मुसलमानों को कायदा जमात का जो नारा दिया, उन लोगों का भी वोट पोलराइज हुआ। आज देश में हम नहीं चाहने पर भी, हम लोगों के जनता के नहीं चाहने पर भी नरेंद्र मोदी जैसा और अमित शाह जैसा आदमी निरंतर 3 बार से सरकार में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार लगातार 20 सालों से बिहार में राज कर रहा है। तो अभी अगर हम लोग आपस में बढ़ जाएंगे, इसका लाभ फिर उसी को मिलेगा। ये MIM OIM के दुहाई में नहीं पड़िए, सभी को मिलकर महागठबंधन को मजबूत कीजिए, अपने नेता को मजबूत कीजिए। आपकी प्रतिष्ठा के लिए मुझे जब तक कुछ भी त्याग करना पड़ेगा, मैं आज वादा करता हूं कि फासिस्ट ताकों को सत्ता में आने से रोकने के लिए एक इलेक्शन करना हमारी ताकत है। आपकी ताकत हमारी ताकत है। जब आप मेरे साथ होंगे तो मैं किसी भी गलत आदमी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सक्षम हूँ। तो मेरे भाई, आपस में बिहारने की जरूरत नहीं है। हम लोग को इज्तिमाई तौर पर एक होना है। आज ये सुभान साहब को कामयाब करना है, और क्षेत्र में जो विकास की गति चल रही थी, जो सपना अधूरा रह गया है, उस सपने को पूरा करना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी दिल की गहराइयों से इस अहद के साथ कि आज के बाद पूरे इलाके का निजाम बदल जाना चाहिए। पहाड़ी लोगों को खदेड़ देना होगा, और अपना नेता, हमारा कायद, हमारे 22 का कायद, जो 22 में लगातार नेतृत्व करके आया है, उसको अपना नेता चुनकर और उसे गलत पार्टियों को एक जवाब देना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।